हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। इस लेक्चर में आपको रसायन विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 विलयन, इसमें आपको आज हम राउल्ट का नियम पढ़ाएंगे। राउल्ट का नियम क्या है और इसके लिए जो आदर्श अनादर्श विलयन है उसको भी आज पढ़ना है। तो चलो आज शुरुआत करते हैं कि राउल्ट का नियम क्या है, इसको समझते हैं। राउल्ट का नियम दिया गया है। इस नियम के अनुसार किसी द्रव्य विलयन आप लोग पढ़ चुके हैं। द्रव्य विलयन क्या होता है? जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए, द्रव्य विलयन आपको बताया गया था। जैसे यहाँ पर H2O है, ये जल है, जल भी द्रव अवस्था में होता है। और इसमें जो विलायक मिलाया जाता है जैसे C2H5OH एथिल एल्कोहल, यह भी क्या होता है? लिक्विड होता है और जल भी लिक्विड होता है। मतलब द्रव और द्रव जिसमें मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं और जिसको मिलाया जाता है उसको विलेय कहते हैं। तो इसमें देखिए, विलायक जो दिया गया है यह भी द्रव है और विलेय जो मिलाया जा रहा है वो भी क्या है? द्रव है। दोनों द्रव अवस्था में होंगे। तो द्रव्य विलयन के लिए आप लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा, उसी के अगले टर्म में ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी द्रव्य विलयन जो कि द्रव में उपस्थित प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब उस विलयन में मोल अंश के समानुपाती होता है। ध्यान से समझिएगा, ये कैसे आपको समझना है। मान लेते हैं ये द्रव 1 है, ये द्रव 1 है और यहाँ पर एक मान लेते हैं ये द्रव 2 है। इसमें द्रव 1 क्या है? भरा हुआ है। इसमें द्रव 2 भरा हुआ है। अब देखिए, द्रव 1 और द्रव 2, इसका वाष्प दाब अगर इस बर्तन में, इस वाले पात्र में अगर द्रव 1 भरा है तो इसके कुछ अणु होंगे जो क्या है? वाष्प अवस्था में। कोई भी विलयन होता है तो उसके जो वाष्प होती है, जो गैस अवस्था होती है, वो क्या है? ऊपर उड़ने लगती है। ये ऊपर की ओर क्या है? उड़ रही है। और ये जो उड़ते हुए अणु हैं अर्थात वाष्प के अणु हैं, ये वाष्प के अणु इस पर दाब लगाएंगे। किस पर दाब लगाएंगे? इस बर्तन के ऊपर ढक्कन पर क्या है? दाब लगाएंगे। तो मान लेते हैं इसके द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है वो क्या है? P1 है। इसको अभी मान ले रहे हैं क्या? P1 नॉट। अभी क्या मानेंगे? P1 नॉट, क्योंकि ये भी शुद्ध द्रव है। ये क्या है? शुद्ध द्रवण है। यहाँ पे ये क्या है? शुद्ध द्रवण। और यहाँ पर शुद्ध द्रव 2 है। शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब जो दिया गया है वो कितना है? P1 नॉट, P1 0 दिया गया है। अब देखिए, ये जो शुद्ध द्रव 2 है इसमें भी क्या होंगी? वाष्प होंगी। और इस वाष्प के कारण भी बर्तन के ढक्कन पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। इस बर्तन के ढक्कन पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। इसको हम P1 नॉट से दिखाए हैं, तो इसके दाब को किससे दिखाएंगे? P2 नॉट। बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि अगर किसी भी बर्तन में द्रव भरा होता है तो कुछ समय में क्या है? वो वाष्प में बदलने लगता है। तो इसकी जो वाष्प बनती है, जो वाष्प के अणु हैं बर्तन में इधर उधर क्या है? घूमने लगते हैं। जब बर्तन में इधर उधर टकराएंगे, घूमेंगे तो क्या है? दाब लगाते हैं। बर्तन के तल पर क्या है? सतह पर क्या लगाते हैं? दाब लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो दाब होगा P1 नॉट माने, क्योंकि अभी क्या है? शुद्ध अवस्था में, क्योंकि इन दोनों को मिलाया नहीं है। और यहाँ पर क्या है? शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब दिया गया है। अब इन दोनों को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे। इन दोनों को अगर मिलाया जाएगा
तो क्या बनेगा, देखिए द्रव्य विलयन तैयार हो जाए, क्योंकि इसमें देखिए द्रव ये भी है, द्रव ये भी है, दोनों द्रव अवस्था में है और आपस में मिला दिया जाए तभी बताया गया है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्य विलयन कहलाएगा। ये क्या है, द्रव्य विलयन है। अब इसमें क्या है, शुद्ध द्रव 1 के भी अणु हैं और शुद्ध द्रव 2 के भी अणु हैं। अब इसमें दोनों को मिला दिया गया है, तो इसको हम कैसे करेंगे आगे देखिए। इसमें शुद्ध द्रव 1 और शुद्ध द्रव 2 भी है, दोनों है। अब देखिए जब इनको आपस में मिला दिया गया, ध्यान दीजिए, इसका अलग और इसका अलग वाष्प दाब कितना होता है शुद्ध का समझ गए, लेकिन जब मिला दिया जाएगा तो क्या इनका दाब अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि इसका और इसका जो द्रव विलयन है ये आपस में क्या है, दोनों द्रव मिल चुके हैं, दोनों द्रव मिल चुके हैं। यहाँ पर जो गैसीय अवस्था में अणु दिख रहे हैं, वाष्प अवस्था में अणु दिख रहे हैं आपको, ये दोनों के तो होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें द्रव 2 वाला ही दाब लगाएगा ऊपर और द्रव 1 वाला नहीं लगाएगा, इसमें दोनों दाब लगाएंगे, द्रव 1 भी द्रव 2 भी, दोनों के जो वाष्प हैं, वाष्प के अणु हैं, वे सतह पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। मान लेते हैं कि जो शुद्ध द्रव 1 है, मतलब ये द्रव 1, आपकी बात शुद्ध नहीं बोलेंगे क्योंकि जब मिला दिया गया तो शुद्ध नहीं है। यहाँ पर क्या बन गया, दोनों द्रवों का विलयन बन गया। तो द्रव 1 का वाष्प दाब कितना होगा, द्रव 1 का वाष्प दाब, अब जब मिलाया गया तो इसका वाष्प दाब भैया चेंज हो जाएगा, मान लेते हैं P1 है, अब द्रव 2 का वाष्प दाब कितना है, P2 मान लेते हैं। बच्चों यहाँ पर लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केवल आपको समझा रहे हैं। जब इनको अलग अलग लिया जाएगा तो शुद्ध है, लेकिन जब मिला दिया जाएगा तो जो वाष्प अवस्था में अणु हैं वो दोनों के अणु हैं, P1 द्रव 1 के भी अणु हैं, द्रव 2 के। यहाँ पर शुद्ध नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, इनके वाष्प दाब पहले जैसे नहीं होंगे। यहाँ पर हम जब मिलाएंगे, मिश्रित कर लेंगे तो इसका वाष्प दाब पहले वाले का P1 और द्रव 2 का मान लेंगे P2। अब इसके बाद यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिखा लैंग्वेज में लिख दिया गया है, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब P1 नॉट और 2 का P2 नॉट, इसमें सब दिया गया है, इसको आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर आपको बताएंगे राउल्ट का नियम जो है क्या बताता है। राउल्ट का नियम यही बताता है कि अगर कोई विलयन बना लिया गया, शुद्ध की बात अब छोड़ देते हैं, इसको अभी हम हटा देते हैं, अब किसकी बात करें, केवल इसकी बात कर लेते हैं। जब दो द्रवों को आपस में मिला लिया गया है तो दोनों द्रवों के जो वाष्प के अणु हैं वो बर्तन की सतह पर, पात्र की सतह पर दोनों दाब लगाते हैं। अब ये दाब जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, मोल अंश के। याद रखिए जब विलयन बनाया जाता है तो उसमें 2 सदस्य मिले होते हैं, 2 प्रकार के पदार्थ मिले हुए होते हैं, तो इसमें 2 प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं। अब इसमें बताइए वाष्प के जो अणु हैं, कुछ तो द्रव 1 के हैं, कुछ तो द्रव 2 के हैं। तो मान लेते हैं द्रव 1 के जो वाष्प के अणु हैं उसका मोल अंश कितना दिया गया है, उनके मोलों की संख्या कितनी दी गई, इसमें कितने मोल x1 मतलब कि द्रव 1 के हैं, तो द्रव 1 के मोल अंश मान लेते हैं x1 है, और द्रव 2 के अर्थात द्रव 2 के जो अणु हैं इसमें कितने हैं मान लेते हैं x2 हैं। ध्यान दीजिए क्योंकि दोनों मिलाया गया तो दोनों के अणु हैं, तो द्रव 1 के अणु अर्थात मोल अंश कितना है x1 मान लेते हैं, और द्रव 2 का मोल अंश अर्थात अणुओं की संख्या क्या मान लेते हैं x2। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, अच्छा बताइए यहाँ पर वाष्प के जितने अणु बनेंगे इस द्रव से, जब दोनों द्रवों को मिलाया जाएगा तो वाष्प के अणु बनेंगे, छोटे छोटे वाष्प के अणु बन रहे हैं। जितनी मात्रा में वाष्प के अणु निकलेंगे इसमें से उतना ही बर्तन पर क्या है, दाब लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ से विलयन से जितने वाष्प के अणु निकलेंगे बर्तन पर उतना ही दाब अणु लगाएंगे कि नहीं, उतना ही दाब लगेगा।
तो क्या है मोल अंश, ये क्या शो करता है, ये अणुओं की संख्या जो निकल रहे हैं, अणुओं की संख्या, ये किसको, अणुओं की संख्या को शो कर रहा है। तो जितने अणु निकलेंगे उतना ही दाब लगेगा। तो दाब किसके कारण बढ़ रहा है, अणुओं के निकलने के कारण। तो यहाँ पर दाब किस पर निर्भर करेगा, मान लेते हैं द्रव 1 का जो दाब दिया गया है P1 है, P1 दिया गया है, ये किस पर डिपेंड करेगा, जो द्रव 1 के वाष्प निकल रहे हैं, विलयन में जो द्रव 1 के वाष्प निकल रहे हैं उस पर ये निर्भर करेगा। और जबकि इसी प्रकार दूसरा भी क्या है, दूसरे पर निर्भर करेगा। दोनों पदार्थ इसमें मिले हैं, तो एक का दाब क्या हो जाएगा P1 है और दूसरे के अणु का दाब मान लेते हैं P2 है, क्योंकि कोई द्रव हल्का होगा, कोई क्या होगा, उसका वेट होगा। तो कुछ ज्यादा दाब लगाएंगे और कुछ कम लगाएंगे। ऐसा मत कहना सर दोनों में मिल गए हैं और क्या है दोनों का दाब बराबर होगा, गलत, क्योंकि दोनों अणु समान नहीं होंगे। जो अणु निकल रहे हैं दोनों समान नहीं होंगे। जो द्रव 1 का है उसका जो दाब होगा अलग होगा, द्रव 2 का जो वाष्प दाब होगा अलग होगा। P1 जो दाब होगा वो किस पर है, X1 के मोल अंश पर निर्भर करेगा और P2 किस पर निर्भर करेगा, X2 पर निर्भर करेगा, द्रव 2 के मोल अंश पर, द्रव 2 के अणुओं पर। द्रव 2 का अणु, जो द्रव 2 का अणु है वो कितना दाब लगा रहा है उसके मोल अंश पर निर्भर करेगा ये, और पहले वाले पर ये निर्भर करेगा। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर दिया गया राहुल के नियम से द्रव 1 का आंशिक दाब जो दिया गया है, जो दाब लग रहा है इसके कारण यहाँ पर आंशिक दाब लिखेंगे। दोनों में आंशिक दाब जो लग रहा है वो क्या है, यहाँ पर x1 के प्रोपोर्शनल होगा और द्रव 2 वाला x2 के। अब यहाँ पर देखिए जब प्रोपोर्शनल साइन हटाकर इक्वल टू लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, वो क्या है P1 नॉट, और यहाँ पर दूसरे के लिए क्या दिएगा P2 नॉट। यहाँ पर x1 रहेगा, यहाँ पर x2 रहेगा। ये दोनों क्या है, नियतांक हैं। इन दोनों को क्या कहेंगे हम, यहाँ पर लिख दिया गया है शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब है, अर्थात आंशिक दाब यहाँ पर मानते हैं। और यहाँ पर क्या शुद्ध द्रव 2 का आंशिक दाब कितना दिया गया है, ये दिया गया है। जब दोनों शुद्ध अवस्था में हैं तो उनके आंशिक दाब क्रमशः P1 नॉट P2 नॉट हैं। अब जब मिला दिया जाएगा, दोनों द्रवों को मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कितना आएगा, Pt बराबर P1 प्लस P2 आ जाएगा। अब देखिए P1 का मान समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से P1 का मान इतना आया, यहाँ पर रख देंगे, P2 का मान इतना आया, यहाँ पर रख देंगे, ये इतना आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, द्विअंगी विलयन के लिए ध्यान दीजिए, मान लेते हैं इसमें 2 विलयन मिले हैं, पहले यहाँ पर फिगर बना देते हैं। इसमें 2 विलयन मिले हुए हैं, द्रव 1 है और ये द्रव 2 है, 2 प्रकार के विलयन मिले हैं। एक का वाष्प द्रव 2 का जो आंशिक दाब होगा भैया x2 होगा, सॉरी मोल अंश कितना होगा, x2 होगा। अब द्रव 1 का मोल अंश कितना हो जाएगा, x1। अच्छा बताइए इसमें 2 पदार्थ मिलाए गए हैं, तो दोनों को छोड़कर और कोई पदार्थ है इसमें नहीं है, तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इसका कुल आंशिक दाब क्या होता है, सॉरी मोल अंश कितना हो जाएगा, 1। द्रव 1 का मोल अंश और द्रव 2 का मोल अंश जब दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। मोल अंश वाले में आपको पढ़ाया गया है किसी भी विलयन में जो अवयव भाग लेते हैं उनको अगर जोड़ा जाए, उनके मोल अंशों को जोड़ा जाए तो उसका मान कितना आता है, 1 आता है। इससे पहले आपको पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए तो द्विअंगी विलयन के लिए क्या आ जाए, x1 प्लस x2 बराबर 1। अगर इसमें 3 पदार्थ मिले होते तब मान लेते हैं एक और पदार्थ मिला दिया गया होता, द्रव 3 होता, तो इसका मोल अंश मान लेते हैं x3 है, तो इसमें क्या करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब तीनों के दाब होते हैं, इसका भी दाब होता है, इसका भी दाब होता है, इसका भी दाब होता है, इसका मोल अंश होता है, इसका भी मोल अंश होता है, इसका भी, तीनों का मोल अंश किसके बराबर हो जाता है, 1 का। इसी प्रकार 4 विलयन 4 पदार्थ मिला दिए जाए तब भी क्या है, चारों का मूल अंश क्या है, जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए P1 x1 प्लस P2 नॉट x2 ये दिया गया है। आप देखिए द्विअंगी विलयन के लिए x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे, किसका मान निकाल लेते हैं, x2 का मान। x2 का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1 निकलेगा। देखिए x1 को उधर भेजेंगे
अब x2 के स्थान पर, यहाँ पर x2 दिया गया है, इसके स्थान पर हम क्या करते हैं, x2 के स्थान में 1 माइनस x1 रख देते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस x1 रखेंगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में x1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पहले P2 नॉट को यहाँ आगे ले लेते हैं, और इन दोनों में से x1 को कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, P1 नॉट माइनस P2 नॉट, ये आ गया। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब शुद्ध द्रव होते हैं तो उनका अलग अलग दाब क्या माना जाता है, इतना मान लिया जाता है। लेकिन जब मिला दिया जाता है तो क्या पहले जैसा दाब होगा, नहीं होगा, क्योंकि मिश्रण के बाद वाष्प दाब में या आंशिक दाब में बढ़ोतरी हो जाती है। वाष्प दाब या आंशिक दाब में बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इसके दाब में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद राउल्ट के नियम के आधार पर हम आदर्श विलयन को समझाएंगे और अनादर्श विलयन को भी समझाएंगे। तो पहले हम आदर्श विलयन देख लेते हैं, किसके अनुसार समझेंगे, राउल्ट के नियम के अनुसार आदर्श विलयन क्या होता है। तो यहाँ पर दिया गया ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उन्हें आदर्श विलयन कहते हैं। ध्यान समझिएगा, बहुत आसान है, अच्छे समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक कंटेनर लिखा है, पात्र है, कंटेनर या पात्र, इसमें विलयन भरा हुआ है। इसमें दो प्रकार का विलयन भरा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो प्रकार का विलयन भरा हुआ है। मान लेते हैं शुरू में, शुरुआत जब है, मतलब जब दोनों को मिला दिया गया तो इसका आंशिक दाब, पहले वाले विलयन का आंशिक दाब P1 और दूसरे वाले विलयन का आंशिक दाब P2 है, जब मिला दिया गया है। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं P1 कम है और P2 अधिक है। P1 कम है और P2 की मात्रा अधिक है, तो इसकी सांद्रता अलग होगी। लेकिन अब इसमें क्या किया जाए, ये P1 है और इसमें P2, आपकी इसकी मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए, और इसकी मात्रा अधिक हो जाए। देखिए सांद्रता में परिवर्तन तो हो रहा है, ये देखिए, जब इसकी मात्रा अधिक है और इसकी मात्रा कम है तो इसकी सांद्रता अलग होगी। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाए, इसकी मात्रा कम, तो सांद्रता अलग हो जाएगी। लेकिन जो राउल्ट का नियम है, इस पर भी और इस पर भी, दोनों पर समान होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर P1 प्लस P2 दिया गया, कुल दाब जो इसका लगेगा दोनों के योग के बराबर होगा, चाहे ये अधिक हो चाहे ये कम हो। लेकिन दाब क्या है, दोनों एक ही स्थिति में लगाएंगे। जैसे यहाँ पर P1 कम है, P2 ज्यादा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो कुल दाब लग रहा है, और इन दोनों को जोड़ेंगे जो कुल दाब लग रहा है, एक ही चीज तो है भैया। देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, अरे ये कम हो जाए, ये अधिक, तो दाब कितना आएगा, इतना आएगा। अब इसकी ये अधिक हो जाए, ये कम हो जाए, लेकिन जोड़ तो रहे दोनों में ना, तो दोनों का दाब तो बराबर ही रहेगा, चाहे ये कम हो ये ज्यादा हो, और चाहे ये अधिक हो ये कम हो, इन पर जो दाब लगेगा वो क्या हो जाएगा, बराबर रहेगा। तो इसमें जो आंशिक दाब है दोनों स्थितियों में बराबर होगा। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है कि विलयन की जो सांद्रताएं हैं, सांद्रताएं तो बदलती रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनकी सभी सांद्रताओं पर क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या है, फॉलो करे। इसकी सभी सांद्रताओं पर राउल्ट का नियम अगर फॉलो करे, संतुष्ट करे, तो क्या हो जाएगा, वो विलयन क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन हो जाएगा। ये आदर्श विलयन कहलाएगा भैया। क्यों, क्योंकि इसमें चाहे पहले वाले द्रव को कम मिलाया जाए, दूसरे द्रव को ज्यादा मिला दिया जाए, जो सांद्रता आएगी, और यहाँ पर इस P1 को अधिक मिला दिया जाए, P2 जो है दूसरा जो विलयन है वो कम मिला दिया जाए, तो जो सांद्रता आएगी अलग अलग सांद्रता होगी, लेकिन जो टोटल दाब है दोनों का वो क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए, पहले विलयन के लिए P1 बराबर इतना होगा, दूसरे विलयन के लिए इतना दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर PT बराबर P1 प्लस P2, यहाँ पर दिया गया, मतलब इसका जो दाब है और इसका दाब है,
वो क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम को संतुष्ट करेगा। किसको संतुष्ट करेगा, राउल्ट के नियम को संतुष्ट करेगा। जब राउल्ट के नियम को संतुष्ट कर रहा है विलयन सभी सांद्रताओं के लिए, चाहे कम ज़्यादा कोई भी द्रव हो, सभी सांद्रताओं के लिए संतुष्ट कर रहा है, तो ये क्या आदर्श विलयन कहलाएगा। उसके बाद विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। एंथैल्पी परिवर्तन शून्य का मतलब क्या है, अगर विलेय विलायक को मिलाया जाए तो इसमें ना तो ऊर्जा निकलती है और ना ही ऊर्जा अवशोषित होती है। इसका मतलब क्या है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य का मतलब है जब आपस में विलेय विलायक को मिलाया जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, जब विलेय, ये विलेय है रेड वाला और ये क्या है ब्लू वाला, क्या है विलायक, लेकिन दोनों द्रव अवस्था में है। जब दोनों को मिला दिया जाए तो ना तो ऊष्मा अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो, ऊष्मा ना तो अवशोषित हो और ना ही उत्सर्जित हो, तो एंथैल्पी परिवर्तन, इसको हम ऊष्मा परिवर्तन भी कहते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन को क्या कहते हैं, ऊष्मा परिवर्तन। तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य रहेगा। ये किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए पढ़ना है, क्योंकि उसके आंशिक दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आपको पता है राउल्ट के नियम से। अगला दिया गया है, मिश्रण बनाने के लिए अवयवों को मिलाने पर आयतन परिवर्तन शून्य रहता है। आयतन भी परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 लीटर 5 लीटर ये जल है और ये क्या दिया गया है, एल्कोहल मिलाया गया, इसमें मिला दिया जाए तो ये कितना बन जाएगा, 7 लीटर। अब इसी में क्या किया जाए, अब की बार 5 लीटर की जगह पर 2 लीटर H2O मिला दिया जाए और 5 लीटर एल्कोहल मिला दिया जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी कितना है, 7 लीटर है, इसमें भी 7 ही लीटर होगा। केवल अवयवों की मात्रा में परिवर्तन हो गया, द्रवों की मात्रा में परिवर्तन हुआ, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये किसके लिए, आदर्श विलयन के लिए। आप शुरू से ही पढ़ रहे हैं, आदर्श विलयन को तभी फॉलो करेगा। अब देखिए, शुद्ध घटकों के अणुओं के मध्य उतना ही बल होता है जितना कि विलयन के अणुओं के मध्य। ध्यान दीजिए, समझ में आएगा अच्छे से। मान लेते शुद्ध विलयन है, यहाँ पर दिया गया है, ये शुद्ध द्रव है। शुद्ध द्रव में मान लेते यहाँ पे 2 अणुओं को दिखा रहे हैं, इनके बीच जो बल लगता है मान लेते हैं F लगता है, ये द्रव 1 के लिए है और यहाँ पर द्रव 2 के लिए, द्रव 2 के लिए इनके अणुओं के मध्य बल कितना लगता है, मान लेते हैं F लगता है। यहाँ पर क्या है, बल F लग रहा है और यहाँ पर भी बल मान लेते हैं F लग रहा है। दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पर क्या है, दोनों के अणु आएंगे, क्योंकि दोनों मिला दिया गया है तो यहाँ पर दोनों के अणु आएंगे। इसको हम नीला दिखा देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। तो सॉरी, यहाँ पर इसको ग्रीन ब्लू से दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, रेड वाले इसके अणु हैं और जो ब्लू दिया गया इसके अणु हैं। इनके अणुओं के मध्य मान लेते हैं F बल लगता है। तो देखिए इनके अणुओं के मध्य जो विलयन मिलाया गया, तो देखिए पहले द्रव और दूसरे द्रव के अणु, ये द्रव नंबर 1, ये द्रव नंबर 2 है। तो द्रव 1 के अणु ये हैं और द्रव 2 के अणु ये वाले हैं। तो इनके अणुओं के मध्य F बल लग रहा है, तो इनके अणुओं के मध्य भी F बल लगेगा। इसका मतलब क्या है,
जब शुद्ध विलय विलायक अलग अलग हैं तो इनके अणुओं के मध्य जितना बल लग रहा है, जब विलयन को मिला दिया जाए तब भी उनके अणुओं के मध्य उतना ही बल लगेगा। अर्थात ये विलय के अणु विलायक के अणुओं के मध्य भी उतना ही बल लगेगा। यही यहाँ पर बताया गया है। जब आदर्श विलयन होगा तब उदाहरण दिया गया है हेक्सेन प्लस हेप्टेन। यहाँ पर देखिए इन दोनों का विलयन मिलाया जाए तो आदर्श विलयन बनेगा। एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल को मिला दिया जाए तब आदर्श विलयन बनेगा। यहाँ पर बेंजील क्लोराइड और बेंजील ब्रोमाइड को मिला दिया जाए तब भी आदर्श विलयन आपका तैयार हो गया। आशा करता हूँ कि ये जितना टॉपिक पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बच्चों इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें एक ग्राफ है जिसको अब हम समझाएंगे। राउल्ट के नियम में आपको उस ग्राफ को बना लेना। ये तीनों फिगर जो दिए गए हैं आपको बनाने हैं। इसमें जो ग्राफ दिया गया है उसको आपको बनाना है। उस ग्राफ को हम क्या कर देते हैं, अब बनवा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ग्राफ को देख लीजिए और आपको किसमें बना देना है, राउल्ट के नियम वाले में उस ग्राफ को बना देना। ये इतना समझ में आ गया तो ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या होता है, मोल अंश मान लेते हैं द्विअंगी विलयन है तो पहले जो पहला द्रव है उसका मोल अंश x1 और दूसरा x2 और इनका जो मतलब कुल योग कितना होगा, मोल अंश कितना हो जाएगा, दोनों का 1 के बराबर होता है। शुरू में बता दिया गया है। आप बताइए यहाँ पर मान लेते हैं पहले विलयन का मोल अंश 0 है। पहले विलयन का मोल अंश क्या मान लेते हैं, 0 है। तो दूसरे देखिए पहले विलयन का मोल अंश 0 रखेंगे तो x2 बराबर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पहले का मोल अंश 0 है तो यहाँ पर दूसरा द्रव अर्थात दूसरा द्रव यहाँ पर क्रियाशील है, दूसरा द्रव ही पाया जाएगा। मान लेते हैं इस बार क्या है, दूसरा द्रव जो है वो इस बार नहीं है। जब विलयन जो बनाया गया है, जो विलयन तैयार किया गया है उसमें दूसरे विलयन का मोल अंश कुछ भी नहीं है, दूसरा विलयन है ही नहीं। तो उस स्थिति में अगर x2 के स्थान पर 0 रख दिया जाए तो x1 बराबर आपको मिलेगा 1। तो किसका मोल अंश क्रियाशील है, किसका मोल अंश यहाँ पर क्रियाशील है, कौन सा द्रव क्रियाशील है, पहला द्रव क्रियाशील है। अब देखिए यहाँ पर इसका वाष्प दाब क्या होगा, इसका वाष्प दाब जब दूसरा विलयन क्रियाशील है, यहाँ पर देखिए दूसरा विलयन क्रियाशील है तो शुद्ध है ना, अभी ये क्या है, शुद्ध अवस्था में, क्योंकि ये तो 0 है, पहला द्रव है ही नहीं, दूसरा द्रव है तो शुद्ध द्रव हुआ, शुद्ध द्रव 2 है। तो इस शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब कितना दिया गया है, आंशिक दाब कितना दिया गया है, P2 नॉट। इसी प्रकार यहाँ पर x1 द्रव है, केवल x2 वाला 0 है। तो इस स्थिति में विलयन 1 का जो वाष्प दाब है, आंशिक दाब है, वो कितना हो जाएगा, P1 नॉट हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया x1 0, x2 क्रियाशील, यहाँ पर x2 0 और x1 क्रियाशील। अब देखिए इसका जब शुद्ध है, जब मिलाया नहीं गया तब इसका दाब इतना है, जब ये शुद्ध है x1 मिलाया नहीं गया पहले द्रव में तो ये इतना वाष्प दाब है। यहाँ पर द्रव 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जब दोनों को मिला दिया जाएगा, जब दोनों को मिला दिया जाएगा तो उसके वाष्प दाब में परिवर्तन आएगा। उसके वाष्प दाब में परिवर्तन को हम ऐसे शो कर देंगे। ये आया, यहाँ पर देखिए जो पहले देखिए यहाँ पर P2 है ना, देखिए यहाँ पर H2 दूसरा द्रव है तो उसके लिए दाब कितना P2 है। जब मिलाया गया, विलयन तैयार किया गया तब उसके लिए क्या है, P2 प्रोपोर्शनल H2। यहाँ पर जो दूसरा दाब है किस पर निर्भर कर रहा है, H2 पर निर्भर कर रहा है। अर्थात जो H2 का मोल अंश है वो धीरे धीरे क्या है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। H2 का मोल अंश जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे यहाँ पर क्या है, इसका भी दाब क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पर P1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, X1।
ये किसके लिए दिया गया, ये इसके लिए दिया गया। अब इसको हम क्या है डाट डाट कर मिला देते हैं। ध्यान से देखिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले द्रव का ताप दिया गया है। जब ये पहला द्रव था ही नहीं इसमें, तो इसका वाष्प दाब कुछ होगा, जीरो होगा। वाष्प दाब कुछ भी नहीं है। यहाँ तो X2 का वाष्प दाब है। अब देखिए X2 का वाष्प दाब पहले क्या था, यहाँ पर X2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में जीरो था, लेकिन जब X1 जब विलयन को तैयार किया गया तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P2 प्रोपोर्शनल X2 हो जाएगा और इसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये देखिएगा, ये इसमें क्या है P1 बढ़ेगा, सॉरी ये P1 बढ़ेगा, P1 X1। यहाँ पर इसका वाष्प दाब धीरे धीरे पहले शून्य लाइन पे था, ये इसका वाष्प दाब इस पर था, लेकिन जैसे ही मिलाया गया विलयन को तो इसका वाष्प दाब कितना हो गया, ये हो गया। अब देखिए पहले X2 जीरो था, जब इसमें क्या है विलयन तैयार किया गया, मिला दिया गया दोनों को, तो इसका वाष्प दाब इस लाइन से बढ़कर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। यहाँ पर P2 और X2 लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका वाष्प दाब क्या है शुद्ध अवस्था में ये है और इसका वाष्प दाब ये है। जब विलयन दोनों मिला दिए जाते हैं तो इसके वाष्प दाब क्रमशः इतने आ जाते हैं। अब देखिए इसका कुल वाष्प दाब कितना आ जाएगा, Pt बराबर P1 प्लस P2, ये इसका कुल वाष्प दाब होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा और इसका मान बढ़ता जाएगा, एक ऐसी स्थिति आ जाएगी दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे और उनका वाष्प दाब जो दोनों विलयन का आया है Pt आ गया, जो दोनों वाष्प दाब के अर्थात आंशिक दाब के क्या होंगे, योग के बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एक फिगर आप ड्रॉ कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए क्या है आप लोग पूरा वीडियो देखें जिससे आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। जय हिंद।